नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेठ हंसराज मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक है अवकलन के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7 कर चुके हैं जो कि था अवकलन, और अवकलन में हमने विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलन करना सीखा था, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों का अवकलन किस प्रकार से करते हैं, फलन की पावर फलन हो तो किस प्रकार से अवकलन किया जाता है। तो अवकलन करना हम सीख चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है अवकलन के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब अवकलन के यूज कहाँ होते हैं, अवकलन का यूज क्या है, कहाँ उसको हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ एक टॉपिक है ये जिनको हम इस चैप्टर में नंबर वाइज डिस्कशन करेंगे कि अवकलन का यूज जो है वो इन टॉपिक्स में किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला टॉपिक क्या बोल रहा है कि राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी हो तो हम अवकलन का उपयोग कर सकते हैं। राशियों में परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी राशि 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 कुछ भी हो सकती है, कोई किसी भी सर्कल का एरिया हो सकता है, उसका परिमाप पैरामीटर परिमाप हो सकता है, और आयतन हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है। और राशि में परिवर्तन किसी अन्य राशि के सापेक्ष कैसे ज्ञात करेंगे, अवकलन की सहायता से, तो वो इस टॉपिक में देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा है वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान फलन क्या कौन सा आता है कि कोई भी फलन है और उसमें x का मान हम बढ़ाएं तो यदि fx का मान भी बढ़े तो वो क्या कहलाता है, वर्धमान फलन। तो x का मान बढ़ाने से यदि fx का मान बढ़ता है तो उस फलन को बोलते हैं हम वर्धमान फलन। तो वो फलन वर्धमान है या नहीं है, अवकलन की सहायता से उसको कैसे देखेंगे, तो वो अवकलन के अनुप्रयोग में आएगा। इसी प्रकार से ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन क्या होता है, यदि हम x का मान बढ़ाएं और fx का मान यदि हमारे पास घटे तो उस प्रकार के फलन को क्या बोलते हैं हम, ह्रासमान फलन। तो अवकलन की सहायता से कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो फलन हमारे पास ह्रासमान है, तो ये अवकलन के अनुप्रयोग में आएगा। फिर स्पर्श रेखा और अभिलंब, अर्थात कोई भी वक्र दिया हुआ है अपने को, कोई भी वक्र है, उस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, और उसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण अवकलन की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, वो इस टॉपिक में देखेंगे हम, वो भी अवकलन के अनुप्रयोग में आएगा। यानी अवकलन का यूज करके, प्रयोग करके हम किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। फिर अगला टॉपिक आता है हमारे पास सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन, यानी अप्रोक्सीमेट मान अवकलन की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अब मैं इसका रूट पूछूं आपको 25.03 का अंडर रूट का मान क्या होता है, तो आप बता देंगे इसका मान कि 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो वो समथिंग वैल्यू क्या होगी, वो एग्जैक्ट ज्ञात करने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। तो अवकलन के प्रयोग से ये मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है वो हम देखेंगे। तो अवकलन का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए अवकलन के अनुप्रयोग में ये टॉपिक आ गया। फिर कोई फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, यानी कोई भी फलन है हमारे पास और उस फलन के किसी बिंदु पर वो फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, यानी अधिकतम है या निम्नतम है, तो वो किस बिंदु पर अधिकतम है और किस बिंदु पर निम्नतम है, ये बात ज्ञात करने के लिए, वो पॉइंट ज्ञात करने के लिए हम अवकलन का प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार से हम अवकलन का प्रयोग करके राशियों में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं, अवकलन का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है, अवकलन का प्रयोग करके हम किसी वक्र की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, और अवकलन का प्रयोग करके हम किसी भी मान का सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट मान ज्ञात कर सकते हैं, और अवकलन का प्रयोग करके हम किसी फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट पॉइंट का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास अवकलन के अनुप्रयोग 8वें चैप्टर के कुछ एक टॉपिक है जिसको हम सीरियल वाइज नंबर वाइज डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है राशियों में परिवर्तन की दर। तो पहले इसको समझते हैं कि परिवर्तन की दर है क्या। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो हम करेंगे, परंतु क्वेश्चन करने से पहले हम इस बात को समझें कि राशियों में परिवर्तन की दर है क्या, ज्ञात कैसे करते हैं। तो
उसके प्रयोग से हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अपने राशियों में परिवर्तन की दर। तो मैंने आपको बताया कि राशि जो है वो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। राशि किसी का क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन हो सकता है, परिमाप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, एक सर्किल का एग्जांपल लेता हूं। तो मान लेते हैं कोई सर्किल है, उस सर्किल का एरिया मान लेते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यदि उसकी रेडियस कितनी है, आर। तो परिवर्तन राशि क्या होगी, एरिया, राशि में परिवर्तन की दर। तो अब एरिया, राशि में परिवर्तन, एरिया, एरिया में परिवर्तन। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, राशि में या एरिया में परिवर्तन की दर। तो क्या होगा, डी ए बटे डी आर, यानी एरिया में परिवर्तन की दर को मैं इस तरह से लिखता हूं, डी ए बटे डी आर। इसका मतलब क्या होगा, ए में, एरिया में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष। अब मुझे पता है कि यदि इसका एरिया ए है और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। तो देखो यदि इसकी रेडियस बढ़ेगी तो इसका एरिया ही बढ़ेगा, और इसकी रेडियस घटेगी तो ये क्या हुआ, इसकी रेडियस भी घटेगी। तो इसका मतलब इसकी जो एरिया भी घटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो अवकलन का सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, उसकी त्रिज्या पे। तो यानी यदि उसकी त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी तो उसके सापेक्ष उसका एरिया भी घटेगा और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एरिया में परिवर्तन की दर को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, डी ए बटे डी आर। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष। अब परिवर्तन की दर एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम। देखो डी ए बटे डी आर, मतलब कि एरिया में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष, उसकी त्रिज्या के सापेक्ष। यदि रेडियस घटे या बढ़े तो उसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम अवकलन से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा मैं निकाल सकता हूं डी ए बटे डी टी, यानी वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। यानी टाइम घटे या बढ़े तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है कि एरिया देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब त्रिज्या घटे या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल घटेगा बढ़ेगा, टाइम से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमें यह पता है कि टाइम जब अलग अलग टाइम पर त्रिज्या बदल रही है उसकी, एक टाइम पे त्रिज्या R1 है मान लेते हैं, और दूसरे टाइम में उसकी त्रिज्या हो गई जी R2 हो गई। ये T1 समय पे था, ये T2 समय पे हो गया। तो टाइम बदल रहा है, उसके सापेक्ष क्या बदल रही है, त्रिज्या बदल रही है, और त्रिज्या बदल रही है तो क्षेत्रफल बदल रहा है। तो डी ए बटे डी टी फिर कैसे निकाल सकते हैं हम, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चेन रूल से, अवकलन का चेन रूल, श्रृंखला नियम। वो क्या कहता है कि हमें पता है कि डी ए बटे डी आर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल किसके सापेक्ष बदल रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष, और त्रिज्या किसके सापेक्ष बदल रही है, समय के सापेक्ष। तो डी ए बटे डी आर और डी आर बटे डी टी। तो देखो डी ए बटे डी टी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो अवकलन की सहायता से राशियों में परिवर्तन की दर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, बात समझ में आ गई आपको, कहीं कोई दिक्कत। तो पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये चीज समझना जरूरी था कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक था हमारा राशियों में परिवर्तन की दर, और राशियों में परिवर्तन की दर जो है वो होती क्या है। अब इसी प्रकार से हमने क्षेत्रफल लिया है तो मैं इसका आयतन, किसी भी चीज का आयतन भी ले सकता हूं। तो आयतन निकालना हो तो डी वी बटे डी आर, यानी फाइनली ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे डी टी, यानी डी क्यू मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब राशि, राशि कुछ भी हो सकती है, जैसे एरिया हो गया, जैसे आयतन हो गया, जैसे पैरामीटर हो जाएगा। और ये डीपी मतलब पेरीमीटर, मतलब कि एरिया, ये जो क्वांटिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है। जैसे एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, तो डी ए बटे डी आर हो गया। क्यू का मतलब क्वांटिटी यानी राशि, तो यहाँ पे राशि क्या थी, ए, तो इसलिए क्या होगा डी ए। और पेरीमीटर यानी वो क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, तो
इसका अंदर क्यू था एरिया, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, तो उसका मतलब क्या होगा डी ए बटे डी आर। तो फाइनली जो हमारा इसका फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, डी क्यू बटे डी पी। और किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, डी जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी हो परिवर्तन की, तो डी ए बटे डी। अब इसी पे डिपेंड हम क्वेश्चन देखते हैं। हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 अवकलन के अनुप्रयोग, और हम देखते हैं 8.1। चलो समझ में आ गई बात। अब इसका डिपेंड क्वेश्चन करते हैं। राशि में परिवर्तन की दर डी क्यू बटे डी पी। तो देखो अपने क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो हमें क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, और किसके सापेक्ष, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष। और जब क्या हो, त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो देखो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, ए माना। वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। अर्थात मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है डी ए बटे डी आर ज्ञात करना है। और तब जब क्या हो, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, सिंपली इसका अवकलन करना है। तो समीकरण 1 का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका आर के सापेक्ष अवकलन करें तो डी ए बटे डी आर बराबर पाई कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r। ये आ गया डी ए बटे डी आर। बट डी ए बटे डी आर कब निकालना है, जब उसकी त्रिज्या कितनी हो, 3 हो। तो यानी मुझे निकालना है डी ए बटे डी आर जब आर इक्वल टू कितना हो 3। तो आर की जगह क्या रख देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 पाई। तो ये आ गया। बिल्कुल हलवा चैप्टर है, बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फ्री के नंबर है इसके अंदर, बड़ा इजी है। अवकलन आपका सीख चुके कि किस फलन का अवकलन किस प्रकार से करना है, और बस इसकी लैंग्वेज समझनी है। अब आपको मैंने बता दिया कि परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होता है, और उसी पे डिपेंड है क्वेश्चन। बिल्कुल इजी था। तो देखिए जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक कण वक्र y बराबर, एक कण वक्र y बराबर 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 पर चलता है। ये कोई किसी प्रकार का कोई वक्र है। देखो इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान आता जाएगा, और कोई ना कोई देखो ये क्या बनेगा, कोई वक्र बनेगा। तो ये कोई वक्र है, कोई कण इस वक्र पे गमन करता है, यानी इस वक्र पे चलता है, इस वक्र पे चलता है। तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर, जहां y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर क्या है, x के निर्देशांक के परिवर्तन की दर की दुगनी है। x के निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगुनी है। तो देखो कोई भी वक्र है y बराबर 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1, इस वक्र पर कोई आपका कण गमन करता है, और मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां पर, मान लीजिए वो बिंदु ये है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं मैंने,
इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मान लेते हैं x1 y1। इस बिंदु पर क्या है, क्या कहता है कि इस बिंदु पर जहां y के जो निर्देशांक में परिवर्तन की दर है वो x में निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है। तो अब देखो, यानी ये दिया हुआ मुझे, तो ये दिया हुआ है, दिया है इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या दिया है मुझे, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर क्या होती है, dy बटे dt समय के सापेक्ष। तो dy बटे dt वो क्या है, x के निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी, तो 2 इंटू dx बटे dt। ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ। अब मुझे dy बटे dt निकालना है, dx बटे dt। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करें, देखो क्या आएगा, y का dy बटे dt बराबर 2 बटे 3 एक्स क्यूब का क्या होगा 3 एक्स स्क्वायर और 1 का 0 और x का फिर क्या होगा dx बटे dt। तो फिर t के सापेक्ष कर रहे हैं, ये 3 से 3 कट गया, तो dy बटे dt क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर dx बटे dt। अब देखो समीकरण 2 से dy बटे dt का मान कितना है 2 dx बटे dt। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, तो समीकरण 2 से इसके अंदर मान रख देते हैं, तो समीकरण 2 से मान रखे तो क्या बनेगा, देखो 2 dx बटे dt, dy बटे dt की जगह मान रख दिया 2 dx बटे dt बराबर 2 x स्क्वायर dx बटे dt। तो देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और dx से dx बटे dt कैंसिल हो गया, बचा क्या x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1। x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 समीकरण 1 में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें निकालना क्या है, वो बिंदु ज्ञात करना था जहां पर y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर x के निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी थी, यानी पॉइंट याद करना था, पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू निकालनी थी। देखो x की तो आ गई और x का मान समीकरण 1 में रख दे, तो समीकरण 1 से y इक्वल टू 2 बटे 3 प्लस माइनस रखें तो प्लस रखें तो प्लस का 1 आएगा 1, तो क्या बन जाएगा ये निकम 3 2 5 5 बटे 3। और फिर से समीकरण 1 से समीकरण 1 में x बराबर यहाँ तो रखा हमने प्लस 1 और यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं प्लस x बराबर माइनस 1, तो y बराबर क्या बन जाएगा, y बराबर माइनस का 2 बटे 3 और प्लस का 1, माइनस का आ जाएगा तो 3 एकम 3 2 घटाएंगे तो 1 बटे 3 आता है। बिंदु क्या बन गए, आता है बिंदु, दो बिंदु बन गए हमारे पास, कौन कौन से, एक तो 1 5 बटे 3 और दूसरा बिंदु बन गया माइनस 1 बटे 1 बटे 3। ये वो बिंदु है, ये हमारा फाइनल आंसर है जहां पर y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी। तो समझ आ रही है बात, यदि आपको समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि सभी को इस लॉकडाउन के दौर के अंदर घर बैठे सभी को ये वीडियो मिल सके और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके। तो स्क्रीनशॉट तो लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो कि सदैव क्या रहता है गोलाकार, यानी गोला, यानी इसके अंदर फॉर्मूला जो यूज होगा किसका, गोले का यूज होगा, गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, तो उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो क्या है 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड की दर से भरकर फुलाया जाता है। तो देखो गुब्बारा है, गुब्बारे में यदि हम गैस भरते हैं तो क्या फैल रहा है इसका आयतन,
और आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो आपको यदि भरने से आयतन बढ़ रहा है या क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इस चीज का नहीं पता लगे तो आप एक बात ध्यान रखें कि आप इसकी यूनिट इकाई से पता लगा सकते हैं। यदि आपके पास सेंटीमीटर क्यूब हो पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या है, आयतन में परिवर्तन की दर है। और यदि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। और सेंटीमीटर सेकंड हो, इसका मतलब रेडियस या उसकी कोई भुजा या उसकी कोई कोर या उसकी कोई साइड में परिवर्तन की दर। क्यूब हो तो इसका मतलब वॉल्यूम है, आयतन है, और स्क्वायर हो तो इसका मतलब उसमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है वो परिवर्तन की। और यदि सिंपल है इसका मतलब वो कि या तो किसी भुजा की या उसकी त्रिज्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है कि एक गोला है, गोले के अंदर हवा भरी जाती है और किस रेट से, किस दर से हवा भरी जाती है, कह रहा है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से इसके अंदर हवा भरी जाती है। इसका मतलब हमारे को जीवन है, दिया है dv बटे dt, यानी इसके अंदर हवा भरेंगे गोले के अंदर, गुब्बारे के अंदर, तो गुब्बारा फूलेगा, गुब्बारा फूलेगा, इसका मतलब उसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो dv बटे जिस दर से उसके अंदर हवा भरेंगे उसी दर से उसकी आयतन में परिवर्तन होगा। तो आयतन में परिवर्तन की दर क्या दे रखी है हमें, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ। अब मुझे करना क्या है, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। और ये तो दिया है, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ये ज्ञात करनी है। और कब, जब उसकी त्रिज्या कितनी हो, जब उसकी त्रिज्या हो r बराबर 15 सेंटीमीटर। ये मुझे दिया गया है। देखो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पहले तो ये पता लगाएं कि हमें दिया क्या है, और दूसरी बात हमें ज्ञात क्या करना है। दिया क्या है, आयतन में परिवर्तन की दर दी है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर दी है, या भुजा में या त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी है, तो वो हम इसकी इकाई से पता लगा सकते हैं। तो अब मुझे इकाई से ये पता लग रहा है कि उसके आयतन में परिवर्तन की दर दी है, और डायरेक्टली पूछा क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर पूछी है। तो देखो हवा किसमें भरी जा रही है, गोलाकार गुब्बारे में, इसका मतलब बात किसकी कर रहा है, वो गोले की। तो प्रश्नानुसार v इक्वल टू गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। मुझे दिया है क्या, dv बटे dt, इसका मतलब इसका मुझे अवकलन करना पड़ेगा किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो क्या आ जाएगा, dv बटे dt इक्वल टू 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, r क्यूब का कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, और r का कितना हो जाएगा जी, dr बटे dt। ये 3 से 3 कैंसिल। अब देखो dv बटे dt की वैल्यू हमारे पास है, क्वेश्चन में दिए हुए। तो प्रश्नानुसार dv बटे dt का मान रखने पर, तो dv बटे dt का मान रख दे, कितना है 900। तो 900 बराबर 4 पाई r स्क्वायर और dr बटे dt। मुझे निकालना क्या है, dr बटे dt निकालना है। कब, जब r बराबर क्या हो 15। तो देखो तो 900 बराबर 4 पाई r का मान 15 की स्क्वायर, 15 इंटू 15 और dr बटे dt। देखो क्या निकालना है, dr बटे dt निकालना है, ये कितना हो जाएगा 900 बटे 4 पाई इंटू 15 बराबर dr बटे dt। तो ये आ गया dr बटे dt। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, dr बटे dt 1/पाई, इसको कौन कट जाएगा, ये तो 1/पाई बचेगा, 1/पाई dr बटे dt की वैल्यू 1/पाई, ये पाई बचेगा, तो ये आएगा 1/पाई। बोलो समझ में आई बात क्या, बिल्कुल इजी था कुछ, बिल्कुल आपका डेक बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने कंसेप्ट इसका क्लियर कर दिया कि राशियों में परिवर्तन की दर निकालते कैसे, तो उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बालू उड़ेली जाती है। यानी कोई एक नली है, उस नली में से 12 सेंटीमीटर क्यूब
पर सेकंड की दर से रेत उड़ेली जाती है, और उड़ेली गई रेत से नीचे क्या बन रहा है, एक शंकु बन रहा है। तो देखो ये क्या है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक तो ये वैसे नहीं पता लग रहा, तो हमें इस इकाई देख के पता लग रहा है कि ये आयतन में परिवर्तन की दर है। तो अब ये आयतन में परिवर्तन की दर किसके आयतन में परिवर्तन की दर है, नली की है या शंकु की है। तो देखो जैसे जैसे इसमें से रेत निकलेगी तो रेत यहाँ पे गिरेगी, तो ये शंकु का आकार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसमें रेत गिरेगी तो शंकु शंकु का आकार आयतन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये आयतन जो दिया वो किसका आयतन दिया है, शंकु में शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई, यानी डीवी बटे dt दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार डीवी बटे dt इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और किसका दिया है ये पता लग गया, शंकु का। इस नली से रेत गिर रही है नीचे, और रेत गिरने से क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है। तो शंकु बन रहा है, रेत शंकु पे गिरी है तो शंकु ही बढ़ रहा है। इसका मतलब आयतन किसका बढ़ रहा है, नली का नहीं बढ़ रहा, शंकु का बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो आयतन में परिवर्तन की जो दर है वो किसकी है, शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर है। ये बात समझ में आ गई, बोलो। हमारे पास डीवी बटे dt दिया हुआ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब क्या कहता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग है। शंकु की ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग है। तो मैं पहले लिख लेता हूं कि माना शंकु का आयतन v, त्रिज्या r और ऊंचाई, ये हमने मान लेनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समय शंकु की ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है, यानी h बराबर क्या हो गया, r/6। तो यहां से मैं यदि r का मान निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 6h। अब क्या क्वेश्चन कहता है कि 1/6 भाग बालू के शंकु की ऊंचाई किस गति से बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, जबकि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है कि शंकु की ऊंचाई जो है वो किस गति से बढ़ रही है, जबकि उसकी ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। बोलो क्वेश्चन की डिटेल समझ में आई, करना क्या है। देखो दोबारा पहले क्वेश्चन को समझो क्या कहता है कि एक नली है, उस नली से बालू रेत उड़ेली जाती है, नली से बालू रेत नीचे गिरी जाती है, और गिरती हुई जो बालू है वो क्या बनाती है, एक शंकु बनाती है। तो वो एक शंकु बना रही है, तो शंकु बना रही है तो इसका मतलब शंकु का, इस पे रेत गिर रही है तो शंकु का आयतन बढ़ रहा है। तो एक तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो आयतन में परिवर्तन की दर किसकी दी हुई है, शंकु की दी हुई है। और ये मैं मान लेता हूँ उसकी त्रिज्या r है, और ये ऊंचाई मान लेते हैं h। और जैसे जैसे इस नली में से इसके ऊपर रेत गिरेगी तो इसकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो वही प्रश्नानुसार मुझे dh बटे dt ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जब ऊंचाई उसकी कितनी हो, 4 सेंटीमीटर। और एक बात और दे रखी है हमें कि उसकी जो h है, ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है, तो अब मुझे दिया हुआ है v। तो माना v शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h शंकु का आयतन होता है। अब मुझे dv बटे dt है मेरे पास, और dh बटे dt ज्ञात करना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से t के सापेक्ष इसका अवकलन करूं तो dv बटे dt आ जाएगा और dh बटे dt आ जाएगा। बट यहाँ r भी एक चर राशि है, dr बटे dt आएगा। तो यानी इसके अंदर दो चर राशि है r और h। ये जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, r और h पे। फाइनल मुझे निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, dh बटे dt। यानी मुझे क्वेश्चन में h चाहिए, r नहीं चाहिए, इसीलिए उसने r और h में एक रिलेशन दे दिया। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 2 से r का मान रख दें, तो समीकरण 2 से v क्या बन जाएगा, v बराबर 1/3 पाई, r की जगह रख दिया मैंने 6h का होल स्क्वायर और h। तो देखो क्या बनेगा, v बराबर 1/3 पाई 6 की क्यूब और 36
और HQ। बोलो, बस समझ में आ गई। अब मुझे ये देखो पूरा मामला ऐसे में बदल गया, और किसके सापेक्ष अवकलन करना है? T के सापेक्ष। तो T के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो T के सापेक्ष अवकलन करें यदि, देखते हैं क्या बनेगा आगे T के सापेक्ष अवकलन करने से। तो dv बटे dt बराबर 1/3 पाई इंटू 36, और एच क्यूब का करें तो क्या आएगा 3h², और h का करें तो dh बटे dt। बोलो समझ आएगी बात क्या? ये 3 से 3 कैंसिल, dv बटे dt का मान दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से मान रखें dv बटे dt का 12 इक्वल टू 36 पाई, h का मान भी हमें गिवन है, कब? जब h बराबर क्या हो 4, तो क्या हो जाएगा 16 dh बटे dt। ये क्या निकालना है? dh बटे dt निकालना है। तो dh बटे dt निकालना है तो क्या हो जाएगा 12/36 पाई इंटू 16 बराबर dh बटे dt। देखो क्या बनेगा, 12 3 36, 1/48 पाई बराबर dh बटे dt। तो ये हो गया हमारे पास h में परिवर्तन की दर। तो जिस प्रकार से रेत गिरेगी नीचे तो शंकु के आयतन में परिवर्तन होगा, तो उसकी आयतन में परिवर्तन के साथ साथ उसके हाइट में कितना परिवर्तन होगा, ऊंचाई में कितना परिवर्तन होगा, वो हमें ज्ञात करना था। तो चलो बात समझ में आ गई। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा था अवकलन के अनुप्रयोग, उसमें पहला टॉपिक था राशियों में परिवर्तन की दर। तो आज हमने कर लिया राशियों में परिवर्तन की दर, और धीरे धीरे हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।